छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात करेंगे बलरामपुर की सबसे पहले, जहां बुजुर्ग से लूटी है बैंक से पैसा निकालने के लिए बुजुर्ग गया था और इसी बीच बुजुर्ग से लूटपाट की गई। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पहाड़ी मंदिर चौक के पास ये लूट हुई है। रामानुजगंज पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो बलरामपुर में बुजुर्ग से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहाड़ी मंदिर चौक के पास से ही घटना को अंजाम दिया गया। तो वहीं बीजापुर में पोटा केबिन में भीषण आग लग गई और आग में जलकर एक मासूम की मौत हो गई। 350 बच्चियों का रेस्क्यू किया गया। आवापल्ली ब्लॉक स्थित चिंताकोटा कन्या पोटा केबिन का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन मौजूद है मौके पर। इसमें एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, जहां एक बच्चे की मौत हो गई और इस पर अब ट्वीट भी किया गया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से, और ट्वीट कर इस पूरे हादसे पर दुख भी जाहिर किया गया है। एक बच्चे की मौत हो गई। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम ने जायजा लिया। अपना बैग निकालिए तो तो 350 बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है। बीजापुर में पोटा केबिन में भीषण आग लगी है। आपको दिखाएंगे भी, न्यूज़ 18 ने जाकर ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया। 350 बच्चियों का रेस्क्यू किया गया। आवापल्ली ब्लॉक में ये पोटा केबिन है और यहीं पर आग लगी। अब आग पर काबू पाया गया है कड़ी मशक्कत के बाद। आवासीय विद्यालय होते हैं पोटा केबिन और 500 तक इसमें छात्र रहते हैं। इस वक्त देख सकते हैं हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। देखिए, मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि पूरी ये पोटा केबिन जलकर राख हो गई। यहाँ लगभग 350 बच्चे रहा करते थे। आप देख सकते हैं ये लगभग 2:30 की घटना बताई जा रही है और देखते ही देखते यहाँ पर आग लग गया और आग लगने से अफरा तफरी मची। जितने भी बच्चे थे वो अपनी जान बचा के यहाँ से भागे और उसके बाद दमकल की गाड़ी आने के बाद कुछ आग को काबू में पाया गया। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 बीजापुर। तो पोटा केबिन में आग पर विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बीजापुर जिले के चिंताकोटा स्थित गर्ल्स पोटा केबिन में आग लगने की बुरी खबर प्राप्त हुई है। यहां के स्टाफ सहित 300 बच्चियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। दुर्घटना में एक बच्ची के मृत होने की दुखद खबर प्राप्त हुई है। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। मृतक बच्चे के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो बीजापुर में एक और बीजेपी नेता की हत्या हो गई, उस पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में लगातार हत्या की घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी कांग्रेस सरकार में टारगेट किलिंग का आरोप लगाती थी, लेकिन अब बस्तर में क्या हो रहा है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सिर्फ 3 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे ज़्यादा हत्या हुई है। जब हमारी सरकार थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट किलिंग कहते थे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज अपनी कार्यकर्ता का सुरक्षा नहीं कर पा रही है ये सरकार, कितनी बेबस है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं से पूछना चाहता हूँ मैं, क्या ये टारगेट किलिंग नहीं है या कौन सा किलिंग है? अनवरत 5 वर्षों तक जिन्होंने कुछ नहीं कहा, जिनके गलती की सजा आज लोग भुगत रहे हैं, कम से कम उनको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए।
ये लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही है तो ये कितने चिंताजनक है और कैसे इससे निपटने के लिए? ये दुखद है भैया, ये चिंताजनक है, ये सब कुछ है, कायराना है। मतलब सामान्य लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतारना, ये कहाँ का न्याय है भाई? छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने एनआईए की तर्ज पर एसआईए बनाने का ऐलान किया, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने एसआईए के औचित्य पर सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश में नई एजेंसी की जरूरत क्या है। आगे उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सेंट्रल एजेंसी को भरोसे उठ गया क्या? एनआईए है, एसआईटी है, उसके बाद ईडी है, आईटी है, सब एजेंसियां तो ये लगा के रखा है। तो आखिर एक नई एजेंसी गठित करने की आवश्यकता क्या है? हमारे पास पुराने बहुत से ऐसे विभाग हैं जहाँ पे भरोसा करके काम किया जा सकता है, लेकिन ये सरकार खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। अब नए टीम गठित कर रही, इससे छत्तीसगढ़ को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सरकार के ऊपर ये अतिरिक्त बोझ होगा। ये बहुत बड़ा टीम नहीं गठित हो रहा है, लेकिन ये है कि पर्याप्त संख्या में लोग रहेंगे जिसको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, नए प्रबंधनों के साथ, नई टीम के साथ बहुत सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए जो एनआईए है उसकी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एसआईए का गठन किया जा रहा है। ये बीजापुर में जो नक्सली हमला बीजेपी। और अब बात कांग्रेस के लिस्ट की जो आने वाली है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। एमपी छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों पर मंथन होगा और बहुत जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इसमें आज ऐलान किया जा सकता है। एमपी छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। कई ऐसे सीट हैं जहां से मध्य प्रदेश में विचार विमर्श करना था कांग्रेस पार्टी को। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लिए भी, हालांकि अब आप संभावित उम्मीदवारों के नाम देखिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो कि राजनांदगांव से चुनाव लड़ सकते हैं। दीपक बैज जो कि पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो बस्तर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बस्तर में पेच इसलिए भी फंस रहा है, कवासी लखमा अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं और अभी मामला फंसा हुआ है। इसके अलावा आप ज्योत्सना महंत को देख रहे हैं। ज्योत्सना महंत जिनका कहना है कार्यकर्ता उनकी ताकत है, कार्यकर्ता उनकी शक्ति है। अब ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर ज्योत्सना महंत को क्या पार्टी टिकट देती है। कई ऐसे चेहरे अभी हैं, संभावित चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होंगे चेहरे और कहां से ये चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि कभी भी कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी किया जा सकता है। और अब बात करेंगे कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर। दीपक बैज ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों पर नाम तय हो जाएंगे। पुराने और नए चेहरों का समावेश होगा। बड़े नेताओं का भी नाम सूची में रहेगा। बिल्कुल, आज दिल्ली में सीईसी का बैठक है और इस महत्वपूर्ण बैठक में संभवतः आज पूरे 11 लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ के नामों पर मुहर लग जाएगा और प्रत्याशियों का जल्दी ही ऐलान हो जाएगा। जी, आपका नाम भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नाम है, कई पूर्व मंत्रियों का भी नाम है, तो सारे बड़े चेहरे भी चुनावी मैदान में देखिए, मिक्सिंग है। अगर कोई बड़ा चेहरा लड़ना चाहता है या फिर पार्टी लड़ाना चाहती है और विनेबल है, तो निश्चित रूप से पुराने चेहरे भी मौका मिलेगा और आधे से ज़्यादा सीटों में नए चेहरे भी। उसने कहा कि जिसे चुनाव लड़ना है हम उसके लिए जरूर विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा अनुभवी नेताओं को भी मौका दिया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये समावेशी लिस्ट होगी जिसमें कि आप युवा चेहरे के साथ साथ अनुभवी चेहरों को भी देखेंगे। तो संभावित मुकाबला भी समझ लीजिए। अगर राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनका मुकाबला किसके साथ होगा। दुर्ग में ताम्रध्वज साहू और आप देखिए तमाम जो चेहरे हैं वो नजर आ रहे हैं।
रायपुर जांजगीर चांपा में कमलेश और शिव डहरिया के बीच मुकाबला हो सकता है। तोखन और टीएस सिंहदेव के बीच बिलासपुर में मुकाबला हो सकता है। बस्तर में महेश कश्यप और दीपक बैज के बीच मुकाबला हो सकता है और राजनांदगांव में संतोष पांडे और भूपेश बघेल के बीच मुकाबला हो सकता है। कांकेर की बात करेंगे, जहां टिकट कटने पर मोहन मंडावी का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं, टिकट कटने की जांच होनी चाहिए। मोहन मंडावी ने कहा कि टिकट काटने वाले को सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब भी मुझे कोई भी काम पार्टी ने दिया है मैंने उसे हमेशा पूरा किया है और इस काम को लेकर मेरी पीठ भी थपथपाई गई है। सुनिए मोहन मंडावी ने क्या कहा। कि माननीय प्रधानमंत्री मुझे रामायणी कहते थे, मेरे काम से बड़े खुश थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे काम के प्रति बड़े खुश थे और सदन के अधिकांशतः नेता मेरे को रामायणी कहते थे और मेरे रामायण के प्रति बड़े खुश थे। और हमारे यहाँ तक के राष्ट्रीय महामंत्री बी संतोष जी, वो भी बोले मोहन तुम्हारा रिपोर्टिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हो करके उन्होंने भी कहा। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ कुट रचित करके, मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगा करके, नाना प्रकार के आरोप लगाए होंगे, तभी मेरा टिकट कटा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि आप ही बता रहे थे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते थे कि जिसका काम अच्छा होगा उसी को देंगे करके, तो मेरा काम में कहां कमी हुई? मैं तो जिसको मैं काम सौंपा गया, राम काज किन्हीं बिना मोहि कहां विश्राम करके मैं चलता था और मेरा टिकट काट दिए। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव मुंगेली के दौरे पर हैं। लोरमी में जनदर्शन लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनी उन्होंने। आवेदनों के निराकरण के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो जनता के बीच मौजूद डिप्टी सीएम ने जनता की समस्याओं को सुना और साथ ही फौरन निराकरण के आदेश भी उन्होंने जारी किए। नियमित रूप से लोरमी आना होता है, आता हूं तो लोगों की समस्याओं को सुनना, सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं, जो यहाँ समाधान होने लायक है उसके समाधान का निर्देश अधिकारियों को देता हूं। और आज लोरमी के लिए ऐतिहासिक दिन है। लोरमी नगर पंचायत से अब नगर पालिका बन गया है, तो लोरमी वासियों को मैं इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लोरमी क्षेत्र के लिए लगातार विकास के काम स्वीकृत हो रहे हैं। लोरमी के गांव में, लोरमी के शहर में विकास के लगातार काम स्वीकृत हो रहे हैं। निश्चित रूप से तेजी से लोरमी का विकास हो रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद